सोचिए, भारत के दक्षिणी छोर पर एक छोटा सा द्वीप रामेश्वरम। वहां एक लड़का है जो सुबह सुबह अखबार के बंडल उठाता है, गलियों में दौड़ता है, सिर्फ इसलिए ताकि अपने परिवार की मदद कर सके। लेकिन जब वो सिर उठाकर आसमान को देखता है तो उसकी आंखों में सिर्फ हवाई जहाज नहीं, बल्कि एक सपना तैर रहा होता है, उड़ने का सपना। यही लड़का आगे चलकर भारत का मिसाइल मैन बना और राष्ट्रपति भी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आज हम उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के जरिए उनकी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ उनकी जिंदगी की घटनाओं की एक लिस्ट बनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम उन लोगों को, उन फैसलों को और हाँ, उन मुश्किलों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने एक साधारण से लड़के को असाधारण बना दिया। और ये कहानी सिर्फ डॉक्टर कलाम की नहीं है, ये भारत के आत्मनिर्भर बनने के उस जज्बे की भी कहानी है जो उनकी जिंदगी के साथ साथ ही परवान चढ़ी। तो चलिए इस कमाल के सफर को परत दर परत खोलते हैं। जी। तो कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु के रामेश्वरम से। एक बहुत ही सीधा साधा तमिल मुस्लिम परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार। हाँ। पिता जैनुलाब्दीन के पास ना कोई बड़ी डिग्री थी, ना ही ज्यादा पैसा। वो नाव चलाते थे। लेकिन डॉक्टर कलाम लिखते हैं कि उनके पिता में एक ऐसी गहरी समझ और उदारता थी जो बड़ी बड़ी किताबों में भी नहीं मिलती। और उनकी माँ आशियम्मा, उनका दिल तो इतना बड़ा था कि कलाम मजाक में कहते हैं कि हमारे घर में परिवार के लोगों से ज्यादा तो बाहर वाले खाना खाते थे। बिल्कुल। वो कहते हैं कि उनका बचपन हर तरह से, मतलब चाहे वो पैसे की बात हो या प्यार की, बहुत ही सुरक्षित महसूस होता था। और यहीं पर वो बुनियाद रखी गई जो कलाम साहब को, आप देखिए, ताउम्र मजबूत बनाए रही। दिलचस्प बात यह है कि उनके घर में धार्मिक सौहार्द कोई सिखाने वाली चीज नहीं थी, वो जी जाने वाली हकीकत थी। सही कहा, वो जी जाने वाली हकीकत थी। उनके पिता के सबसे पक्के दोस्त थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जो रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी थे। और कल्पना कीजिए, एक मौलवी जैसी दाढ़ी वाला शख्स और एक पुजारी, दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में बैठे हैं और घंटों आध्यात्मिक मामलों पर बात कर रहे हैं। यही कलाम का बचपन था। उनके पिता ने उन्हें प्रार्थना का एक बहुत गहरा मतलब समझाया था। हाँ, वो कहते थे कि प्रार्थना किसी देवी देवता तक अपनी बात पहुंचाने का वो जरिया नहीं है, ये तो अपनी आत्मा से जुड़ने का, कायनात का हिस्सा बनने का एक तरीका है। और ये बातें उनके दिमाग में बहुत गहराई तक उतर गईं। ये सिर्फ घर तक सीमित नहीं था, है ना? उनके जीवन की 2 घटनाएं हैं जो इस बात को और पुख्ता करती हैं कि उनका चरित्र कैसे गढ़ा गया। हाँ, वो स्कूल वाली घटना, जब वो 5वीं क्लास में थे, एक नए टीचर स्कूल में आए और उन्होंने देखा कि कलाम, एक मुस्लिम लड़का, अपने सबसे अच्छे दोस्त रामनाथ शास्त्री के बगल में बैठा है, जो कि मंदिर के मुख्य पुजारी के बेटे थे। बिल्कुल। टीचर को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। उन्होंने कलाम को उठाया और पीछे की बेंच पर बिठा दिया। कलाम लिखते हैं कि उन्हें और उनके दोस्त दोनों को बहुत दुख हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब रामनाथ ने घर जाकर ये बात अपने पिता लक्ष्मण शास्त्री को बताई तो उन्होंने फौरन उस टीचर को बुलवाया सबके सामने और उस टीचर से कहा, आपको इन मासूम बच्चों के मन में ये ऊंच नीच और भेदभाव का जहर नहीं घोलना चाहिए। उन्होंने इस टीचर को 2 टूक कह दिया, या तो माफी मांगो या ये स्कूल और ये द्वीप छोड़कर चले जाओ। सोचिए, उस टीचर पर और उस छोटे से बच्चे कलाम पर इस बात का क्या असर हुआ होगा। यकीनन बहुत गहरा। और दूसरी घटना उनके साइंस के टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर के साथ हुई। वो एक ब्राह्मण थे और अपनी मान्यताओं को लेकर बहुत पक्के थे। हाँ, लेकिन वो कलाम को बहुत मानते थे। एक दिन उन्होंने कलाम को अपने घर खाने पर बुलाया, लेकिन जब कलाम वहां पहुंचे तो अय्यर की पत्नी ने अपनी पवित्र रसोई में एक मुस्लिम लड़के को खाना परोसने से साफ मना कर दिया। ये किसी के लिए भी बहुत शर्मिंदगी भरा पल हो सकता था, लेकिन अय्यर जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी पत्नी से कोई बहस नहीं की कि खुद अपने हाथों से कलाम को खाना परोसा और उनके पास बैठकर अपना भोजन किया। एक तरह से उन्होंने अपने एक्शन से अपनी पत्नी को एक संदेश दिया। और उस संदेश का असर देखिए। अगले हफ्ते अय्यर ने कलाम को फिर खाने पर बुलाया और इस बार उनकी पत्नी खुद दरवाजे पर आई, कलाम को रसोई के अंदर ले गईं और अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया। वाह, ये छोटी छोटी क्रांतियां हैं। अय्यर चाहते तो अपनी पत्नी से लड़ सकते थे, घर में हंगामा हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार से बदलाव लाया। सही बात है। कलाम ने अपनी आंखों से देखा कि कट्टरता को धैर्य और सही कार्रवाई से बदला जा सकता है, शोर मचाकर नहीं। यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। उनके जीवन को आकार देने वाले सिर्फ उनके माता पिता या टीचर ही नहीं थे, 2 और लोग थे, अहमद जलालुद्दीन और शमसुद्दीन। बिल्कुल। अहमद जलालुद्दीन उनके बहनोई, जो उनसे 15 साल बड़े थे। वो कलाम के पहले गुरु जैसे थे।
वो उन्हें पढ़ी लिखी बातें, वैज्ञानिक खोजों और उस बहादुर नई दुनिया के बारे में बताते थे जो रामेश्वरम की सीमाओं से बहुत परे थी। और शमसुद्दीन ने उन्हें जमीनी हकीकत सिखाई। वो उनके चचेरे भाई थे और रामेश्वरम में अकेले अखबार बांटते थे। हाँ, और जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अचानक इमली के बीजों की मांग बढ़ गई। कलाम इमली के बीज इकट्ठा करते और पास की दुकान पर बेच देते। और उन्हें मिलता था पूरा एक आना। और यहीं से उनकी पहली कमाई की कहानी जुड़ी है। युद्ध की वजह से रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन का रुकना बंद हो गया। अब चलती ट्रेन से ही अखबार के बंडल सड़क पर फेंक दिए जाते थे। तो शमसुद्दीन को एक हेल्पर की जरूरत पड़ी। हाँ, जो उन बंडलों को इकट्ठा कर सके, और वो काम मिला कलाम को। वो लिखते हैं, आधी सदी बीत जाने के बाद भी मैं आज भी अपनी मेहनत से कमाई उस पहली तनख्वाह के गर्व को महसूस कर सकता हूँ। एक मिनट, ये बात थोड़ी हैरान करती है। कलाम इतने बड़े वैज्ञानिक बने, लेकिन वो अपनी रचनात्मकता का श्रेय अपने कम पढ़े लिखे बहनोई और चचेरे भाई के सहज ज्ञान को दे रहे हैं। ये एक बेहतरीन सवाल है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि औपचारिक शिक्षा जरूरी नहीं, बल्कि ये है कि सिर्फ वो ही काफी नहीं है। बिल्कुल। कलाम के लिए जलालुद्दीन ने जिज्ञासा की खिड़की खोली और शमसुद्दीन ने उन्हें जिम्मेदारी और मेहनत का मतलब सिखाया। ये वो सबक थे जो क्लासरूम में नहीं मिलते। तो उनकी शिक्षा सिर्फ स्कूल में नहीं, बल्कि रामेश्वरम की गलियों में, समंदर के किनारे, अपने लोगों के बीच पूरी हो रही थी। सही कहा। और अब वक्त आ गया था कि ये लड़का अपने पंख फैलाए। पढ़ाई के लिए उन्हें रामेश्वरम छोड़कर रामनाथपुरम के श्वार्ट्स हाई स्कूल जाना पड़ा। और जब वो जा रहे थे तो उनके पिता ने उनकी माँ को दिलासा देते हुए खलील जिब्रान की पंक्तियां कहीं। तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो, लेकिन अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके अपने विचार हैं। चेन गिरवी रख दी ताकि उनके भाई का सपना पूरा हो सके। MIT में ही उन्होंने पहली बार असली हवाई जहाज़ों को करीब से देखा और उनका उड़ान का सपना एक जुनून में बदल गया। हाँ, उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग चुनी। उनका एक ही लक्ष्य था, एक पायलट बनना। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो वायुसेना में भर्ती के लिए देहरादून गए। एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में 25 उम्मीदवार थे और वैकेंसी सिर्फ 8। कलाम ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन जब नतीजा आया तो वो 9वें स्थान पर थे। सिर्फ एक रैंक से चूक गए। उनका बरसों का सपना टूटकर बिखर गया। वो इतने निराश हुए कि वो ऋषिकेश चले गए। वहां गंगा किनारे भटकते हुए उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई। और उन्होंने स्वामी जी को अपनी नाकामी और टूटे हुए सपनों के बारे में बताया। हाँ, और स्वामी जी ने मुस्कुराकर उनसे कहा, अपनी नियति को स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ो। ये असफलता शायद इसलिए जरूरी थी ताकि तुम अपने असली नियत पथ को खोज सको। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सोचिए, एक युवा इंजीनियर जो विज्ञान की दुनिया से आया है, उसे एक आध्यात्मिक गुरु से दिशा मिल रही है। कभी-कभी जो हमें अपनी सबसे बड़ी विफलता लगती है, वो असल में हमें सही रास्ते पर लाने का एक तरीका होती है। बिल्कुल। तो वायुसेना का सपना तो टूट गया, लेकिन नियति उन्हें डिफेंस की दुनिया में ही ले आई। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के DTDNP में नौकरी शुरू की। वहां उन्होंने एक होवरक्राफ्ट का डिजाइन बनाया जिसका नाम रखा नंदी। यहाँ तक कि तत्कालीन रक्षा मंत्री VG कृष्णन ने उसमें उड़ान भी भरी। कलाम को लगा कि अब कुछ बड़ा होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फाइलों और नौकरशाही में वो प्रोजेक्ट कहीं दबकर रह गया। एक और निराशा। कलाम को INCOSPAR यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। और वहां उनका इंटरव्यू किसने लिया? खुद भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। कलाम लिखते हैं कि साराभाई से बात करके उन्हें लगा जैसे उनकी योग्यता को पहली बार सही पहचान मिली है। उन्हें महसूस हुआ जैसे उनका छोटा सा सपना एक बहुत बड़े इंसान के बहुत बड़े सपने में समा गया है। उन्हें रॉकेट इंजीनियर के पद के लिए चुन लिया गया और यहीं से भारत के स्पेस प्रोग्राम की वो कहानी शुरू हुई जिसने इतिहास रच दिया। उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए नासा भी भेजा गया। वहां वॉलॉप्स फ्लाइट फैसिलिटी में उन्होंने रिसेप्शन पर एक पेंटिंग देखी। वो टीपू सुल्तान वाली। हाँ, उस पेंटिंग में टीपू सुल्तान की सेना अंग्रेजों पर रॉकेट से हमला कर रही थी। ये देखकर तो उनके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। एक भारतीय अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी में खड़ा है और देख रहा है कि वहां रॉकेट टेक्नोलॉजी के हीरो के तौर पर एक भारतीय राजा को दिखाया गया है। उन्हें उस पल भारतीय होने पर जबरदस्त गर्व महसूस हुआ और वो डॉक्टर साराभाई के विजन से भी बहुत प्रभावित थे। हाँ, साराभाई का नजरिया बहुत स्पष्ट था।
वो कहते थे कि हमें अमेरिका या रूस से कोई होड़ नहीं करनी है, लेकिन अगर हमें एक राष्ट्र के रूप में दुनिया में अपनी जगह बनानी है तो हमें टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं रहना होगा। बिल्कुल। उनका सपना भारत की आम समस्याओं को अंतरिक्ष तकनीक से सुलझाने का था। और इसी सपने को हकीकत में बदलने का पहला बड़ा कदम था SLV-3, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। कलाम को इस बेहद जरूरी प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया। सालों की मेहनत के बाद 10 अगस्त 1979 को पहले लॉन्च का दिन आया। श्रीहरिकोटा में हजारों लोग मौजूद थे। काउंटडाउन शुरू हुआ। 5, 4, 3, 2, 1, लिफ्ट ऑफ। रॉकेट आसमान की तरफ बढ़ा। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन लॉन्च के 317 सेकंड बाद कुछ गड़बड़ हो गई। रॉकेट का दूसरा चरण फेल हो गया और वो अपने साथ सैटेलाइट को लेके बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। मिशन फेल। कलाम लिखते हैं कि वो सदमे में थे। सालों की मेहनत उनकी आंखों के सामने समंदर में डूब गई थी। और उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके दुनिया को बताना था कि हम नाकाम हो गए। सोचे क्या हालत होगी। लेकिन तभी इसरो के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने उन्हें बुलाया और कहा, तुम अपनी टीम के पास जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं संभालूंगा। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रो धवन ने जो किया वो लीडरशिप की किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, दोस्तों, हम पहली बार में नाकाम रहे। मैं अपनी टीम की तरफ से इस असफलता की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। उन्होंने एक बार भी कलाम या उनकी टीम पर उंगली नहीं उठाई। बिल्कुल नहीं। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने अपने युवा वैज्ञानिक को बचा लिया और यही ISRO की संस्कृति की नींव है। और बाद में प्रो धवन ने कलाम से कहा, अगले 1 साल में हमें ये कर दिखाना है। और नतीजा? ठीक 1 साल बाद 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया था। और उस दिन प्रो धवन ने कलाम से कहा, अब तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाओ। सफलता का श्रेय उन्होंने अपनी टीम को दिया। यही महान नेतृत्व की पहचान है। असफलता में लीडर आगे आता है और सफलता में अपनी टीम को आगे कर देता है। तो SLV-3 की सफलता के बाद कलाम का सफर अब एक नया और कई ज्यादा मुश्किल मोड़ लेने वाला था, है ना? हाँ, अब उनकी जरूरत देश के रक्षा कार्यक्रम को थी। उन्हें वापस DRDO बुलाया गया और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लीड करने की। और यहीं से IGMDP यानी भारत का अपना मिसाइल प्रोग्राम शुरू हुआ। उन्होंने 5 मिसाइलें बनाने का बीड़ा उठाया, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट अग्नि। अग्नि सिर्फ एक मिसाइल नहीं थी, ये भारत की तकनीकी ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनने वाली थी। लेकिन इसका सफर बहुत मुश्किल था। हाँ, पश्चिमी देश भारी दबाव डाल रहे थे, टेक्नोलॉजी देने से मना किया जा रहा था और देश के अंदर भी बार-बार की देरी की वजह से मीडिया में मजाक उड़ाने वाले कार्टून छप रहे थे। टीम का मनोबल टूट रहा था। 2 बार लॉन्च की कोशिश की गई और दोनों बार ऐन वक्त पर उसे टालना पड़ा। तब कलाम ने वो किया जो एक सच्चा लीडर करता है। उन्होंने अपनी 2000 लोगों की टीम को संबोधित किया और कहा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम इसी महीने के अंत से पहले अग्नि को सफलतापूर्वक लॉन्च करेंगे। उन्होंने अपनी टीम में एक नया जोश भर दिया। दिन रात काम हुआ और आखिरकार वो दिन आया, 22 मई 1989। सुबह 7:10। पूरी दुनिया की नजरें चांदीपुर पर थीं। काउंटडाउन पूरा हुआ और एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ अग्नि ने उड़ान भरी। कलाम अपनी डायरी में लिखते हैं, वो एक आदर्श प्रक्षेपण था। सिर्फ 600 सेकंड यानी 10 मिनट की उस उड़ान ने सालों की मेहनत, निराशा और थकान को एक पल में धो दिया। उस रात उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, यह सिर्फ अग्नि की ताकत नहीं है, ये एक भारतीय के दिल में जल रही आग है। क्या बात है! तो इन सब का क्या मतलब है? विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक व्यक्ति की आत्मकथा नहीं है। नहीं, ये एक राष्ट्र की कहानी है जो राख से उठकर खड़ा हुआ। ये सही गुरुओं, असाधारण नेतृत्व और कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है। ये बताती है कि कैसे भारत के एक दूर-दराज कोने के एक लड़के ने अपने सपनों की आग को पंख दिए और ऐसा करके अपने देश की उम्मीदों को भी पंख लगा दिए। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। डॉक्टर कलाम अपनी किताब में लिखते हैं, हम सब अपने अंदर एक दिव्य अग्नि के साथ पैदा हुए हैं। हमारे प्रयासों से इस आग को पंख मिलने चाहिए और दुनिया को उसकी चमक से भर देना चाहिए। हाँ, तो ये हम सब के लिए एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। कोई व्यक्ति अपने भीतर की उस दिव्य अग्नि को कैसे पहचाने और फिर
उसे उड़ान भरने के लिए पंख कैसे दे, इसके लिए किस तरह के गुरुओं, किन चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत और किस तरह की अटूट लगन की जरूरत होती है।